दुल्हन को अभी मंडप से उठाओ, ये शादी नहीं होगी। जैसे ही ये आवाज पूरे आंगन में गूंजी, शहनाई की मधुर धुन अचानक थम गई। ढोल बजाने वाले के हाथ रुक गए। सैकड़ों लोगों की निगाहें एक साथ उस दिशा में उठीं जहां गांव का सबसे ताकतवर आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा आदेश था जिसे आज तक किसी ने टालने की हिम्मत नहीं की थी। और मंडप में बैठी वो गरीब लड़की, उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति से भरा था। उसे जैसे पहले से पता था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहीं से शुरू होती है उस लड़की की कहानी, जिसने गरीबी में जन्म लिया, अपमान में बचपन बिताया, लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरे इलाके के सबसे बड़े जमींदार के घर की बहू बन गई। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये शादी केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि कई वर्षों से दबी हुई सच्चाइयों का दरवाजा खोलने वाली थी। गांव का नाम था सोनपुर। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, बरगद का पुराना पेड़ और सुबह होते ही मंदिर की घंटियों से जागता पूरा गांव। इसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी गौरी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी। चेहरा इतना मासूम कि उसे देखकर कठोर से कठोर इंसान भी मुस्कुरा दे। लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा अनुभव था, क्योंकि उसने बचपन से ही अभाव देखा था। पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। माँ बीमार रहती थी। घर चलाने की जिम्मेदारी गौरी के कंधों पर थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो दूसरे लोगों के खेतों में काम करने चली जाती। दोपहर में माँ के लिए दवा लाती। शाम को गांव की बच्चियों को पढ़ना सिखाती। गांव वाले कहते थे, गरीब है लेकिन संस्कारों में बहुत अमीर है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। गांव का साहूकार रघुवीर अक्सर ताना मारता, ईमानदारी से कभी किसी का पेट नहीं भरता गौरी। गौरी हर बार मुस्कुराकर कहती, झूठ से भरने वाला पेट कभी चैन से नहीं सोता। रघुवीर उसके जवाब से चिढ़ जाता। उसी गांव से कुछ दूर एक विशाल हवेली थी, इतनी बड़ी कि लोग उसे हवेली नहीं, छोटा किला कहते थे। वो हवेली थी ठाकुर वीर प्रताप सिंह की। पूरा इलाका उनके नाम से कांपता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि लोगों ने उन्हें वर्षों से किसी पर अन्याय करते नहीं देखा था। हाँ, उनसे डर जरूर लगता था, क्योंकि वे कम बोलते थे और जब बोलते तो फैसला बदल जाता था। उनकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी। लंबा कद, सख्त चेहरा और आंखें ऐसी जिनमें जैसे कोई पुराना दर्द हमेशा जागता रहता हो। लोग कहते थे, इतना बड़ा जमींदार लेकिन आज तक शादी नहीं की, क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन गौरी खेत से लौट रही थी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने मंदिर के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। उसी समय सामने से एक घोड़ा आकर रुका। घोड़े पर बैठे आदमी ने बिना कुछ कहे अपनी शॉल उतारी और उसकी ओर बढ़ा दी। गौरी ने सिर उठाया। पहली बार उसकी नजर ठाकुर वीर प्रताप से मिली। कुछ पल दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज थी। वीर प्रताप ने धीरे से कहा, भीग जाओगी? गौरी ने शॉल लेने से पहले पूछा, और आप? मुझे आदत है। बस इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। गौरी बहुत देर तक उन्हें जाते हुए देखती रही। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात आने वाले समय में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। ठाकुर वीर प्रताप सिंह शादी करने वाले हैं। हर कोई हैरान था, और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने खुद लड़की चुन ली है। पूरा गांव तरह तरह के अंदाजे लगाने लगा। किसी ने कहा किसी बड़े जमींदार की बेटी होगी, किसी ने कहा शहर के किसी अमीर परिवार से रिश्ता होगा। लेकिन जब हवेली का पुराना मुंशी गौरी की झोपड़ी के सामने आकर रुका, तो पूरे गांव की सांसें थम गईं। मुंशी ने सम्मान से कहा, बिटिया, ठाकुर साहब ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। गौरी को लगा उसने शायद गलत सुन लिया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रघुवीर साहूकार हंस पड़ा, गरीब लड़की और ठाकुर की बहू, ये मजाक है। लेकिन मुंशी ने जेब से चांदी की मुहर वाला पत्र निकाला।
उस पर हवेली की आधिकारिक मुहर लगी थी। अब किसी को शक नहीं रहा। पूरे गांव में हलचल मच गई। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसकी मुट्ठियां गुस्से से भीज गई थीं। वो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर ये शादी हो गई तो 20 साल पहले दबा हुआ सच बाहर आ जाएगा। उसके चेहरे पर डर था और नफरत भी। उधर गौरी सारी रात सो नहीं सकी। वो बार बार सोचती रही, इतने बड़े जमींदार ने मुझे ही क्यों चुना? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन हवेली में ठाकुर वीर प्रताप अपनी दिवंगत मां की तस्वीर के सामने खड़े थे। उन्होंने तस्वीर की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, मां, मैंने वही फैसला लिया है जो आपने मरने से पहले मुझसे कहलवाया था। अब चाहे पूरा गांव मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। इतना कहकर उन्होंने एक पुराना लोहे का संदूक खोला। उसमें एक पीली पड़ चुकी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में 2 छोटे बच्चे साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक बच्चा वीर प्रताप था, लेकिन दूसरी बच्ची, वह हूबहू गौरी जैसी दिखती थी। वीर प्रताप ने तस्वीर को सीने से लगाया और कहा, अब समय आ गया है। और उसी क्षण हवेली की खिड़की के बाहर कोई परछाई ये सब सुन रही थी। उसने तुरंत अंधेरे में गायब होते हुए कहा, ये राज अगर खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन सोनपुर गांव की हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। गांव के हर चौराहे पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या सच में ठाकुर वीर प्रताप उस गरीब लड़की से शादी करेंगे? जरूर कोई राज है। इतना बड़ा जमींदार बिना वजह ऐसा फैसला नहीं ले सकता। जो लोग कल तक गौरी को देखकर नजरें फेर लेते थे, आज वही उसके घर के सामने खड़े होकर उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गौरी के मन में उत्साह नहीं था। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था, आखिर मैं ही क्यों? वो माँ के पास बैठी थी। माँ की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने गौरी का चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर कहा, बेटी, अगर भगवान किसी गरीब के दरवाजे पर खुशी भेजता है तो उसके साथ कोई परीक्षा भी जरूर भेजता है। गौरी ने धीमे स्वर में पूछा, अम्मा, क्या आपको इस रिश्ते के बारे में पहले से कुछ पता था? माँ एक पल के लिए चुप हो गईं। उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद तैर गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने नजरें झुका लीं। नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं पता। गौरी ने महसूस किया ये जवाब पूरा सच नहीं था। उधर हवेली में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन ये किसी शादी की खुशी जैसी तैयारी नहीं लग रही थी। सुरक्षा पहले से दोगुनी कर दी गई थी। हवेली के हर दरवाजे पर पहरा बैठा दिया गया। मुंशी हर आने जाने वाले का नाम लिख रहा था। तभी वीर प्रताप का सबसे भरोसेमंद आदमी अर्जुन अंदर आया। उसने धीरे से कहा, मालिक, रात फिर किसी ने हवेली के पिछले हिस्से में घुसने की कोशिश की। वीर प्रताप ने बिना घबराए पूछा, पकड़ा गया? नहीं, लेकिन जाते जाते उसने वही निशान छोड़ दिया। अर्जुन ने एक लाल कपड़ा मेज पर रखा। उस पर काले रंग से एक सांप बना हुआ था। वीर प्रताप का चेहरा पहली बार बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, तो वे लोग वापस आ गए? अर्जुन ने पूछा, क्या शादी रोक दें? वीर प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, अब नहीं। अब पीछे हटना मतलब 20 साल पहले की गलती दोहराना होगा। दूसरी तरफ रघुवीर साहूकार रात के अंधेरे में गांव से बाहर एक पुराने खंडहर में पहुंचा। वहां पहले से 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। उनमें से एक भारी आवाज में बोला, अगर गौरी हवेली पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। रघुवीर बोला, लेकिन उसे रास्ते में रोकेंगे कैसे? दूसरा आदमी हंसा, रास्ते में नहीं, मंडप में। तीनों की हंसी उस खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। इधर गौरी अपनी मां के लिए दवा लेने कस्बे जा रही थी। रास्ता जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कदम तेज कर दिए। पीछे से सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज और तेज होने लगी। गौरी ने मुड़कर देखा, कोई नहीं,
लेकिन अगले ही पल एक हाथ ने उसका मुंह दबा दिया। वो चीख भी नहीं सकी। दो नकाबपोश उसे खींचकर झाड़ियों की तरफ ले जाने लगे। उसी समय घोड़े की तेज टापों की आवाज सुनाई दी। रुको! इतनी गूंजदार आवाज थी कि दोनों हमलावर ठिठक गए। वीर प्रताप बिजली की तरह घोड़े से उतरे। उन्होंने बिना समय गवाए एक हमलावर का हाथ पकड़कर जोर से मोड़ा। दूसरा तलवार निकाल चुका था, लेकिन वीर प्रताप उससे भी तेज थे। कुछ ही क्षणों में दोनों जमीन पर पड़े कराह रहे थे। गौरी अब भी कांप रही थी, उसकी सांसें तेज थीं। वीर प्रताप ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। चोट तो नहीं लगी? गौरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर गौरी ने साहस करके पूछा, आप हर बार सही समय पर कैसे पहुंच जाते हैं? वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराए। जिसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली हो, उसे अकेला नहीं छोड़ते। ये शब्द सुनकर गौरी पहली बार उन्हें सिर्फ एक जमींदार नहीं, एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगी जिसके भीतर कोई गहरा दर्द छिपा था। उसी शाम गौरी की मां ने वीर प्रताप को अपने घर बुलाया। गौरी बाहर पानी भरने चली गई। झोपड़ी के अंदर सिर्फ मां और वीर प्रताप थे। मां ने कांपती आवाज में कहा, क्या उसे सच बता दिया? वीर प्रताप ने धीरे से कहा, अभी नहीं। लेकिन कब तक छिपाओगे? जब तक वो खुद इतना मजबूत न हो जाए कि सच सुन सके। मां की आंखों से आंसू बह निकले। अगर उसे पता चल गया कि... इतना कहते ही वीर प्रताप ने हाथ जोड़कर उन्हें रोक दिया। कृपया अभी नहीं। उसी समय बाहर खड़ी गौरी ने इतना ही सुना। अगर उसे पता चल गया... आगे की बात हवा में खो गई। उसके मन में शक और गहरा हो गया। शादी की तारीख नजदीक आने लगी, लेकिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली के बाहर किसी के कदमों के निशान मिलते। कभी गौरी के घर के बाहर टूटा हुआ कंगन पड़ा मिलता, कभी कोई बिना नाम का खत छोड़ जाता, ये शादी मत होने देना। एक रात गौरी ने झोपड़ी के बाहर किसी को खड़ा देखा। वो भागकर बाहर आई, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की पायल थी और उसके नीचे एक पर्ची। उस पर लिखा था, ये पायल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अतीत की है। गौरी के हाथ कांपने लगे। वो ये पायल पहले कभी नहीं देख चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा जैसे इस पायल से उसका कोई बहुत पुराना रिश्ता है। उसी समय पीछे से वीर प्रताप की आवाज आई, इसे अभी किसी को मत दिखाना। गौरी चौंक गई। आपको कैसे पता कि... वीर प्रताप ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस पायल को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में पहली बार आंसू चमके। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मैंने सोचा था ये हमेशा के लिए खो गई। गौरी ने हैरानी से पूछा, आप इस पायल को जानते हैं? वीर प्रताप कुछ बोलने ही वाले थे, तभी दूर हवेली की दिशा से जोरदार धमाके की आवाज आई। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। अर्जुन घोड़े पर दौड़ता हुआ आया। मालिक! हवेली के पुराने रिकॉर्ड वाले कमरे में आग लगा दी गई है। वीर प्रताप का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, वे लोग सबूत मिटाना चाहते हैं, और बिना एक पल रुके घोड़े पर सवार होकर हवेली की ओर दौड़ पड़े। गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसकी मुट्ठी में अब भी वही चांदी की पायल थी और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे छिपाने के लिए कोई जान लेने और हवेली जलाने तक को तैयार है? हवेली की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उस रात कई चेहरों से नकाब भी उतरने वाले थे। हवेली के आंगन में अफरा तफरी मची हुई थी। नौकर बाल्टियों से पानी डाल रहे थे। कुछ लोग जल चुके लकड़ी के दरवाजे तोड़ रहे थे। पुराने रिकॉर्ड रखने वाला कमरा लगभग पूरी तरह राख बन चुका था। लेकिन वीर प्रताप की नजर आग पर नहीं थी। वो सीधे कमरे के उस कोने की तरफ बढ़े जहां लोहे की एक भारी अलमारी रखी रहती थी। आग ने उसके बाहरी हिस्से को जला दिया था, लेकिन ताला अभी भी सलामत था। अर्जुन ने हथौड़ा उठाया। मालिक! वीर प्रताप ने सिर हिलाया। एक जोरदार वार।
दूसरा, तीसरा। ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। अलमारी खुली। अंदर रखी ज्यादातर फाइलें जल चुकी थीं, लेकिन सबसे नीचे कपड़े में लिपटा एक छोटा सा बंडल सुरक्षित था। वीर प्रताप ने उसे उठाया, कपड़ा हटाया। अंदर एक पुरानी डायरी थी और उसी के बीच दबा हुआ एक अध जला पत्र। वीर प्रताप की सांस रुक गई। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान का शुक्र है इन्हें बचा लिया। अर्जुन ने पूछा, क्या यही वो सबूत है? वीर प्रताप ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने डायरी अपने सीने से लगा ली। उधर गौरी पूरी रात सो नहीं सकी। वो बार बार उस चांदी की पायल को देखती रही, जैसे वो पायल उसे कुछ याद दिलाना चाहती हो। रात के आखिरी पहर उसकी आंख लग गई और तभी उसे एक अजीब सपना आया। एक छोटी सी बच्ची, लगभग 5 साल की, रोते हुए भाग रही थी। उसके पीछे आग लगी हुई थी। कोई महिला उसे गोद में उठाकर भाग रही थी। दूर से एक आदमी चिल्लाया, बच्ची को बचाकर ले जाओ, किसी भी कीमत पर। फिर तेज धमाका और सब कुछ धुएं में गायब। गौरी चीखते हुए उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने पहली बार महसूस किया, ये सपना नहीं था, ये शायद कोई याद थी। अगली सुबह वीर प्रताप खुद गौरी के घर पहुंचे। उनके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उन्होंने कहा, आज तुम्हें हवेली चलना होगा। गौरी ने पूछा, क्यों? वीर प्रताप कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि अब सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। मां ने घबराकर वीर प्रताप की ओर देखा, जैसे वो अभी भी नहीं चाहती थीं कि गौरी सब कुछ जाने। लेकिन वीर प्रताप का फैसला बदलने वाला नहीं था। हवेली के पुराने पुस्तकालय में पहली बार गौरी पहुंची। दीवारों पर वर्षों पुराने चित्र लगे थे, राजसी तलवारें, पुरानी घड़ियां और एक बहुत बड़ा पारिवारिक चित्र। गौरी की नजर अचानक उसी चित्र पर टिक गई। उसमें एक छोटी बच्ची खड़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह। वही आंखें, वही मुस्कान, वही माथे पर छोटा सा तिल। गौरी के मुंह से अनायास निकला, ये कौन है? वीर प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, इसका नाम आर्या था। कहाँ है वो? वीर प्रताप की आंखें भर आईं। 20 साल पहले सबको लगा कि वो आग में मर गई। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। और अगर वो नहीं मरी हो तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। वीर प्रताप ने उसकी ओर देखा। यही सवाल मैं 20 साल से पूछ रहा हूं। उसी समय हवेली के बाहर एक आदमी दूरबीन से सब देख रहा था। उसने जेब से फोन निकाला। सर, वो लड़की हवेली पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, अगर उसे डायरी देखने का मौका मिल गया तो खेल खत्म हो जाएगा। आदेश, आज रात डायरी हवेली में नहीं रहनी चाहिए। शाम ढल चुकी थी। वीर प्रताप ने डायरी मेज पर रखी। उन्होंने पहला पन्ना खोला। अंदर उनकी मां की लिखावट थी, अगर ये डायरी कभी वीर के हाथ लगे तो समझ लेना, जिस बच्ची को दुनिया मरी हुई समझती है वो जिंदा है। गौरी की आंखें फैल गईं। वीर प्रताप आगे पढ़ने ही वाले थे, तभी पूरी हवेली की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन दौड़ता हुआ अंदर आया। मालिक, मुख्य गेट का पहरा तोड़ दिया गया है। उसी क्षण ऊपर की मंजिल से शीशा टूटने की आवाज आई। वीर प्रताप समझ गए, डायरी। वे दौड़ पड़े, कमरे में पहुंचे। खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में उड़ रहे थे और मेज खाली थी। डायरी गायब थी, लेकिन मेज पर एक काला गुलाब रखा था और उसके नीचे एक पर्ची। कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। वीर प्रताप की मुट्ठियां भीज गईं। उन्होंने पहली बार गुस्से में कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ सच की नहीं, मेरे परिवार की है। उधर गौरी ने अनजाने में फर्श पर गिरी डायरी का एक अधजला पन्ना उठा लिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस पन्ने पर सिर्फ 3 पंक्तियां बची थीं। अगर कभी आर्या वापस आए तो उसे उसकी बाकी हिस्सा जल चुका था, लेकिन सबसे नीचे एक नाम साफ दिखाई दे रहा था, रघुवीर। गौरी का दिल धड़क उठा। साहूकार रघुवीर का नाम इस डायरी में क्यों है? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था
कि जिस आदमी को वह बचपन से केवल गांव का साहूकार समझती रही, वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सच छिपाए बैठा है। उस रात गौरी ने पहली बार फैसला किया कि अब वो जवाबों का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद सच तक पहुंचेगी। आधी रात बीत चुकी थी। हवेली के लंबे बरामदों में सिर्फ दीवारों पर टंगी लालटेन की हल्की रोशनी थी। बाहर हवा पुराने पीपल के पत्तों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने मेज पर वही अधजला पन्ना रखा था। उस पर सिर्फ एक नाम साफ दिखाई देता था, रघुवीर। गौरी ने धीरे से खुद से कहा, अगर इस नाम के पीछे सच छिपा है तो सबसे पहले मुझे उसी तक पहुंचना होगा। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ सकता हूं? ये अर्जुन था, वीर प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी। अर्जुन ने कमरे में आते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीमे स्वर में बोला, मालकिन, हवेली में किसी पर भी आसानी से भरोसा मत कीजिए। गौरी चौंक गई। मालकिन? अर्जुन मुस्कुराया। ठाकुर साहब ने अभी शादी नहीं की है, लेकिन उन्होंने आपको सम्मान पहले ही दे दिया है। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसने सीधे पूछा, सच क्या है अर्जुन? अर्जुन की आंखें झुक गईं। काश मुझे सब बताने की इजाजत होती, लेकिन एक बात याद रखिए, ठाकुर साहब जितने कठोर दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा टूटे हुए इंसान हैं। पिछले 20 साल से उन्होंने एक वादा निभाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी रोक रखी है। ये सुनकर गौरी का मन और उलझ गया। अगली सुबह वीर प्रताप खेतों का निरीक्षण करने निकले। गौरी ने यही मौका सही समझा। वो अकेली ही गांव की ओर चल पड़ी। उसका पहला पड़ाव था रघुवीर का पुराना गोदाम। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। पास ही बैठे एक बूढ़े चौकीदार ने उसे देखा। बिटिया, किसे ढूंढ रही हो? रघुवीर जी कहाँ हैं? बूढ़ा हंसा। आज सुबह सुबह शहर चले गए। लेकिन वो अचानक चुप हो गया। लेकिन क्या? कुछ नहीं। गौरी ने उसकी जेब में झांकती हुई चाबी देख ली। वो समझ गई कि बूढ़ा कुछ छिपा रहा है। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं किसी का नुकसान करने नहीं आई हूं, बस सच जानना चाहती हूं। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। 15 मिनट, बस 15 मिनट है तुम्हारे पास। गोदाम के अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। पुरानी बोरियां, टूटी अलमारियां और कोने में रखा एक लोहे का संदूक। गौरी ने संदूक खोला। उसके अंदर पुराने हिसाब किताब की कॉपियां थीं, लेकिन सबसे नीचे एक कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी गुड़िया रखी थी। गौरी ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस गुड़िया के गले में वही आधी टूटी हुई चांदी की चेन बंधी थी, जिसका दूसरा हिस्सा उसके पास बचपन से था। गौरी के हाथ कांपने लगे। ये यहां कैसे आई? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, क्योंकि ये गुड़िया तुम्हारी है। गौरी बिजली की तरह पलटी। दरवाजे पर रघुवीर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जहर। तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गई? गौरी ने साहस जुटाकर पूछा, तुम मुझे जानते हो? रघुवीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे असली नाम को जानता हूं। गौरी की सांस जैसे थम गई। क्या मतलब? रघुवीर ने हंसते हुए कहा, जिस दिन तुम्हें इस गांव में लाया गया था, उस दिन तुम्हारा नाम गौरी नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारा नाम? वह बोलने ही वाला था कि तभी बाहर घोड़ों की तेज आवाज गूंज उठी। अर्जुन और वीर प्रताप वहां पहुंच चुके थे। रघुवीर ने तुरंत गुड़िया गौरी के हाथ से छीन ली। अभी नहीं, अभी इसे सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। इतना कहकर वह गोदाम के पीछे बने गुप्त रास्ते से भाग निकला। वीर प्रताप अंदर पहुंचे। उन्होंने गौरी को कांपते हुए देखा।
तुम ठीक हो? गौरी ने पहली बार गुस्से में कहा। आप दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैं कौन हूं? वीर प्रताप ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज भारी हो गई। जिस दिन मैं ये जवाब दूंगा, उस दिन बहुत लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं अब और झूठ नहीं बोलूंगा। गौरी की आंखों में उम्मीद जागी। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ आया। मालिक, रघुवीर भागते समय ये गिरा गया। उसने एक पुरानी चाबी वीर प्रताप के हाथ में रखी। चाबी पर खुदा हुआ था तहखाना 7। वीर प्रताप का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, ये चाबी अभी भी उसके पास कैसे हो सकती है? गौरी ने पूछा, ये किस चीज की चाबी है? वीर प्रताप ने गहरी सांस ली। हवेली के नीचे एक ऐसा तहखाना है जिसे पिछले 20 साल से किसी ने नहीं खोला, क्योंकि वहां। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि उस तहखाने में सिर्फ पुरानी चीजें नहीं, बल्कि ऐसा सच बंद है जो कई जिंदगियां बदल सकता है। उस रात तीनों, वीर प्रताप, गौरी और अर्जुन, लालटेन लेकर हवेली के पुराने हिस्से में पहुंचे। सदियों पुरानी पत्थर की सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्हें लोहे का एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। वीर प्रताप ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। टक! ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर धूल से भरा एक विशाल कमरा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। बीच में लकड़ी का एक पालना रखा था और उसके ठीक सामने पत्थर की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, आर्या जिंदा है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंधेरे में किसी ने बंदूक का घोड़ा चढ़ाया। एक ठंडी आवाज गूंजी, एक कदम भी आगे बढ़े तो ये सच हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा। वीर प्रताप ने धीरे धीरे गौरी को अपने पीछे कर लिया। अंधेरे से एक नकाबपोश आदमी बाहर आया। उसने बंदूक सीधे वीर प्रताप के सीने पर तान दी और फिर उसने अपना नकाब उतारा। उसे देखते ही वीर प्रताप की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ एक नाम लिया, चाचा, आप? कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय ही रुक गया हो। वीर प्रताप की आवाज में वर्षों का दर्द था, क्योंकि जिस चेहरे को उन्होंने अपने सामने देखा, वो उनके लिए किसी दुश्मन से भी बड़ा सदमा था। लालटेन की कांपती लौ उस बूढ़े चेहरे पर पड़ रही थी। सफेद दाढ़ी, माथे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी 20 साल पहले थी। वो था ठाकुर रणविजय सिंह, वीर प्रताप का सगा चाचा। वो आदमी जिसे पूरा गांव 20 साल पहले मर चुका मान चुका था। गौरी स्तब्ध रह गई। ये जिंदा है? रणविजय के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं और कुछ जिंदा होकर भी दुनिया की नजरों में मर जाते हैं। उन्होंने बंदूक नीचे नहीं की। वीर, तुम्हें ये तहखाना नहीं खोलना चाहिए था। वीर प्रताप की आवाज भारी हो गई। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो छिप क्यों रहे थे? रणविजय ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि असली अपराधी मैं नहीं हूं। ये सुनकर अर्जुन भी चौंक गया। तो फिर कौन है? रणविजय ने उत्तर देने के बजाय अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उन्होंने वो तस्वीर गौरी की ओर बढ़ा दी। गौरी ने कांपते हाथों से तस्वीर ली। तस्वीर देखकर उसकी सांस अटक गई। उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची अपने पिता की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। वो बच्ची वो खुद थी, लेकिन जिसने उसे गोद में उठाया हुआ था वो वीर प्रताप के पिता नहीं थे, कोई और था। गौरी के होंठ कांपने लगे। ये कौन है? रणविजय की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा,
यही तुम्हारे असली पिता हैं। और उसी क्षण तहखाने के बाहर किसी के भागने की आवाज गूंजी। वीर प्रताप बिजली की तरह बाहर दौड़े, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि सिर्फ किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन भी पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर उन्हें एक लाल कपड़ा मिला, जिस पर वही काला सांप बना था। वीर प्रताप समझ गए, हमारी हर बात कोई सुन रहा था। तहखाने में वापस लौटने पर रणविजय शांत बैठे थे। उन्होंने गौरी की ओर देखा। बेटी, तुम्हें जो बताया गया, तुम्हारी जिंदगी उससे बिल्कुल अलग है। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। कृपया मुझे आधा सच मत बताइए, मैं आखिर हूं कौन? रणविजय ने आंखें बंद कर ली, जैसे 20 साल पुराना घाव फिर से खुल गया हो। उस रात हवेली में आग नहीं लगी थी, आग लगाई गई थी, और उस आग का निशाना सिर्फ एक बच्ची थी। उन्होंने कांपती उंगली गौरी की ओर उठाई। तुम? गौरी के हाथ से तस्वीर गिर गई। मैं? हाँ। क्यों? रणविजय जवाब देने ही वाले थे कि अचानक धाएं! तहखाने में गोली की आवाज गूंज उठी। रणविजय के कंधे से खून बहने लगा। उन्होंने दर्द से कराहते हुए गौरी को पीछे धकेला। झुको! दूसरी गोली दीवार से टकराई। वीर प्रताप तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल चुके थे। उन्होंने अंधेरे की दिशा में निशाना लगाया। जो भी है, बाहर निकल! लेकिन जवाब में फिर एक गोली चली। अर्जुन ने लालटेन बुझा दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ गोलियों की आवाज आती रही, फिर सब कुछ शांत हो गया। जब अर्जुन ने दोबारा लालटेन जलाई, हमलावर जा चुका था, लेकिन जाते जाते वो रणविजय की जेब से कुछ निकाल ले गया था। वीर प्रताप घुटनों के बल बैठ गए। चाचा? रणविजय ने मुश्किल से आंखें खोलीं। डायरी, वो उसे नहीं मिलनी चाहिए। वीर प्रताप चौंके। डायरी आपके पास थी? रणविजय हल्के से मुस्कुराए। जिस डायरी को तुम चोरी समझ रहे थे, उसे मैंने ही छिपाया था। गौरी और वीर प्रताप दोनों एक साथ उनकी ओर देखने लगे। रणविजय ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि हवेली में गद्दार बाहर नहीं, अंदर है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वीर प्रताप के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अंदर? हाँ, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही। इतना कहते कहते रणविजय बेहोश हो गए। उधर हवेली के ऊपरी हिस्से में एक परछाई अलमारी खोल रही थी। उसने अंदर से वही पुरानी डायरी निकाली। वह मुस्कुराया। आखिरकार। लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसका चेहरा बदल गया। डायरी के सारे पन्ने खाली थे। उसने गुस्से में डायरी फेंक दी। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, जिस चीज की तलाश कर रहे हो, वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगी। वो पलटा। दरवाजे पर वीर प्रताप खड़े थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ क्रोध था। और अगले ही पल वीर प्रताप ने उस आदमी का नकाब खींचकर नीचे गिरा दिया। नकाब हटते ही वीर प्रताप की सांस जैसे थम गई। वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हवेली का वही आदमी था जिसने पिछले 15 वर्षों से उनकी सेवा की थी। वही जिसे वीर प्रताप अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, मालिक, अब खेल बराबरी का हो गया है। विश्वास टूटने की आवाज किसी शीशे के टूटने से भी ज्यादा दर्द देती है, और उस रात वीर प्रताप ने यही दर्द महसूस किया। कमरे में कुछ पल तक ऐसा सन्नाटा छाया रहा कि केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वीर प्रताप की आंखें उस चेहरे पर टिकी थीं। शामू काका? उनकी आवाज कांप गई। ये वही शामू था जिसने वीर प्रताप को बचपन से गोद में खिलाया था, जिसने उनके पिता की मृत्यु के बाद हवेली का हर दुख देखा था, जो हर त्योहार पर सबसे पहले दीपक जलाता था और हर संकट में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता था। गौरी अवाक रह गई। ये गद्दार हैं? शामू ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गद्दार? नहीं ठाकुर साहब, मैं तो सिर्फ अपना अधूरा हिसाब पूरा कर रहा हूं। वीर प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा।
कौन सा हिसाब? शामू की आंखों में अचानक वर्षों का दर्द उतर आया। जिस दिन तुम्हारे पिता ने मेरे छोटे भाई को बिना अपराध के हवेली से निकलवाया था, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि इस हवेली का हर घमंड एक दिन मिट्टी में मिला दूंगा। वीर प्रताप ने कठोर स्वर में कहा। अगर मेरे पिता से गलती हुई थी तो उसकी सजा निर्दोष लोगों को क्यों? श्यामू हंसा। नफरत कभी निर्दोष और दोषी में फर्क नहीं करती। उसी क्षण अर्जुन ने आगे बढ़कर श्यामू को पकड़ना चाहा, लेकिन श्यामू ने अपनी कमर से धुएं का एक छोटा सा गोला निकालकर जमीन पर फेंक दिया। पूरा कमरा धुएं से भर गया। कुछ सेकंड बाद जब धुआं छटा, श्यामू गायब था। जमीन पर सिर्फ एक कागज पड़ा था। वीर प्रताप ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर गौरी को जिंदा देखना चाहते हो तो शादी से पहले सच मत बताना। गौरी चौंक गई। उसे कैसे पता कि आप मुझे सच बताने वाले थे? वीर प्रताप ने धीरे से कहा, क्योंकि वो सिर्फ हवेली में नहीं, हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है। उसी रात रणविजय सिंह की हालत बिगड़ने लगी। वैद्य ने गोली निकाल दी थी, लेकिन उन्होंने वीर प्रताप को अकेले बुलाया। वीर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ध्यान से सुनो। उन्होंने कांपते हाथ से अपनी अंगुली में पहनी हुई पुरानी चांदी की अंगूठी उतारी। अंदर कुछ खुदा हुआ था। RS। वीर प्रताप ने पूछा, ये किसकी है? रणविजय बोले, जिस आदमी की तस्वीर मैंने गौरी को दिखाई थी, उसी की। वह तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह तुम्हारे पिता का सबसे करीबी मित्र था। वीर प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसकी मौत कैसे हुई? रणविजय ने जवाब दिया, वह मरा नहीं था, उसे मरा हुआ साबित किया गया था। यह सुनकर वीर प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर गौरी अकेली हवेली की छत पर खड़ी थी। रात का आसमान तारों से भरा था, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी और की कहानी हो। पीछे से वीर प्रताप धीरे धीरे आए। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर वीर प्रताप ने कहा, डर लग रहा है? गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच से नहीं, इस बात से कि कहीं सच सुनने के बाद मैं वही न रह जाऊं जो आज हूं। वीर प्रताप ने पहली बार उसके सामने अपना दिल खोला। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अगर तुम्हें भी खो दिया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गौरी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार एक जमींदार नहीं, एक अकेला इंसान दिखाई दिया। दोनों के बीच लंबी खामोशी रही, वही खामोशी जहां बिना शब्दों के भरोसा जन्म लेता है। अगले दिन पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। ढोल, शहनाई, सजावट, रंगोली, लेकिन हवेली के भीतर हर चेहरा तनाव से भरा था। अर्जुन ने सुरक्षा 4 गुना बढ़ा दी। गांव के हर रास्ते पर पहरा बैठा दिया गया। फिर भी वीर प्रताप को लग रहा था सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चल रहा। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। ठाकुर साहब, ये चिट्ठी किसी ने आपके लिए दी है। वीर प्रताप ने चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस दुल्हन को तुम मंडप तक ले जाओगे वह शायद तुम्हारी दुल्हन होगी ही नहीं। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत अर्जुन को बुलाया। आज से गौरी एक पल भी अकेली नहीं रहेगी। लेकिन दुश्मन एक कदम आगे था। उसी शाम गौरी अपनी मां से मिलने झोपड़ी पहुंची। मां ने उसे गले लगा लिया। बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। गौरी ने देखा मां बहुत डरी हुई थीं। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैंने तुमसे 20 साल तक एक झूठ बोला। गौरी की आंखें भर आईं। कैसा झूठ? मां कुछ बोल पाती उससे पहले बाहर से चीख सुनाई दी, आग! आग! गौरी और उसकी मां बाहर भागीं। उनकी छोटी सी झोपड़ी आग की लपटों में घिर चुकी थी। लोग पानी डाल रहे थे। अर्जुन भी पहुंच चुका था। लेकिन इस अफरा तफरी में किसी ने गौरी की मां को पीछे से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। गौरी उन्हें उठाने दौड़ी। तभी मां ने कांपते हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। उन्होंने आखिरी ताकत जुटाकर सिर्फ एक वाक्य कहा,
तुम मेरी बेटी नहीं हो। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गौरी की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। वीर प्रताप दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने देखा गौरी अपनी मां के निर्जीव शरीर को सीने से लगाए रो रही थी। उसकी दुनिया एक ही पल में उजड़ चुकी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी मां की मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। और असली खेल अब शुरू होने वाला था। लेकिन आगे की कहानी वीडियो के भाग 2 में दी जाएगी। आगे कहानी वीडियो के भाग 2 में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। और यदि आपको भाग 2 चाहिए तो भाग 2 अवश्य लिखें।